हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जब से हम पढ़ने लगे तब से हम इन नामों से वाकिफ हैं, और जब तक हम पढ़ते रहते हैं, लास्ट हमने डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, लॉ कर लिया, या हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए, वहां तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यदि आज आपको सीधे कोई ये पूछे कि बताइए संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप झिझक उत्पन्न होगी कि यार इस नाम से तो काफी वाकिफ है लेकिन परिभाषित करना नहीं आ रहा। आपसे पूछे कि बताइए फेडरल सिस्टम से आप क्या जानते हैं, संघात्मक व्यवस्था से क्या जानते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है। अतः ये एक तरह से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का मूल ढांचा है। ये वो व्यवस्थाएं हैं जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है। अर्थात संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई तो अध्यक्षात्मक नहीं अपना सकते आप। यदि हमने संघात्मक अपनाया है, एकात्मक में नहीं जा सकते, और हमने गणतंत्रात्मक अपनाया है तो हम राजतंत्रात्मक नहीं हो सकते। अतः छठी क्लास से इस टॉपिक को हम पढ़ने लगे थे, और अब तो ये तीसरी क्लास से ही जब एनवायरमेंट की या सामाजिक विज्ञान की कोई पुस्तक होती है उसमें सामान्य जानकारी के रूप में आता है। आज इसको हम एक तरह से जनरल स्टडी के रूप में, जीके के रूप में, विषय के तौर पे नहीं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अकेली संसदीय व्यवस्था ही 2-3 घंटे में होगी, लेकिन जनरल नॉलेज के आधार पर मैं इन तीनों टॉपिक से बनने वाले जो सवाल हैं वो किस तरह से हमसे पूछता है उन पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मित्रों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, अभी ग्रेड सेकंड का जीके का पेपर ग्रुप ए और बी रद्द कर दिया गया है, और जीके के पेपर में राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षक का जो जीके का पेपर है उसमें पॉलिटी का जो हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम 25 सवाल, 22 सवाल और कभी कभी 30 प्लस सवाल भी इसमें से आए हैं। तो अब तक मैंने इस पे 20-30 वीडियो डाल चुका हूं मैं, आप उनका अवलोकन कर लीजिए। परीक्षा में समय बहुत कम है, 30 जुलाई समय दिया है, और आप पुराने पेपर देखिए, अब के नहीं कभी के भी, उनमें वो सारे सवाल आपको मिलेंगे। अतः मित्रों, कमर कस लीजिए, समय कम है, इसको डबल कर दीजिए, मेहनत को डबल कर दीजिए। मैं मानता हूं आपके साथ ये अन्याय है, ये बार बार परीक्षा लेना और रद्द करना ये बच्चे को तोड़ देने वाला निर्णय है, लेकिन हम इन सरकारों से क्या कर सकते हैं। अतः ये निर्णय करना इनका काम है। लेकिन पेपर चोरी भी कराने के लिए प्रेरित कौन करते हैं? हम में से कोई है जो रुपए देते हैं और पेपर चोरी कराते हैं। अतः हम भी तो ये मानसिकता रखें कि हमें ईमानदारी पूर्वक पेपर देना है, भले ही कोई हमें आसानी से फ्री में पेपर दे दे, नहीं, हमें ईमानदारी बरतनी है, पेपर देना है। अतः वो पेपर चोरों का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं, आपके पास कोई इलाज नहीं। पेपर रद्द हो गया, पेपर हमें वापस देना होगा। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं, ये आपके मेरे बस का है। बाकी निर्णय तो ऊपरी स्तर पे होता है और वो निर्णय हमें मानना पड़ता है। अतः इन बातों पे ना जाते हुए कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अब आपके सामने टारगेट है कि साहब 1 महीना 20 दिन आपके पास है और इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अपने समय को बढ़ा दीजिए, 4-5 घंटे की बजाय आप 8-7 घंटे इसको कर दीजिए और पढ़िए, क्वालिटेटिव चीजें पढ़िए। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी के रूप में इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, वो नहीं पढ़ने हैं। आप ये देखिए कि सवाल आता कैसे है और चुनिंदा चीजों को पढ़िए और परीक्षा पास कीजिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आप आज संसदीय व्यवस्था। अतः ये एक तरह से हमारे संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं। और इसमें से हम पहली जो ले रहे हैं वो है
संसदीय व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये संसदीय व्यवस्था आप और हम सब जानते हैं कि ये हमने कहां से ली है। ये हमने ब्रिटेन से ली, यूके। क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, संसदों की जननी। अतः विश्व में जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था गई है, वो संसदीय व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हो रही है, उस संसदीय व्यवस्था का जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम है। और क्योंकि भारत इस ब्रिटेन द्वारा शासित रहा तकरीबन 350 साल, इसलिए हमें इस व्यवस्था का अनुभव था और हमने अध्यक्षीय और संसदीय में से संसदीय व्यवस्था को अपनाया। अतः संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर यदि हमें करना हो तो शासन के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से 2 अंग, एक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध तय करेंगे कि वहां उस देश में व्यवस्था संसदीय है कि अध्यक्षीय है। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है, इट मीन्स वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में शक्ति पृथक्करण है और दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इट मीन्स वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षीय शासन पद्धति है। अतः इसकी 3 दृष्टिकोण से मैं परिभाषा करना चाहूंगा कि संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक तो यूनिवर्सल परिभाषा, और फिर भारत में संघ में और राज्य में 2 प्रकार की परिभाषा वो। अतः वैश्विक परिभाषा पे चलता हूं मैं। ए, वैश्विक परिभाषा। देखिए, शासन के 2 अंग मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यवस्थापिका और दूसरा कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में इस व्यवस्थापिका से कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका का गठन कहां से हो रहा है, व्यवस्थापिका से। और अब ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, इसका सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अतः यूनिवर्सल हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या कहेंगे, वह शासन पद्धति जिसमें कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से होता है और अब ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसको हम कहेंगे संसदीय व्यवस्था। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध है कि इसी व्यवस्थापिका से उस कार्यपालिका का गठन हो रहा है। व्यवस्थापिका मीन्स जो कानून बनाएगी और कार्यपालिका मीन्स जो कानून लागू करेगी। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, भारत में यूनियन पार्लियामेंट है, संघीय संसद है। इसी तरह से आपकी अमेरिका में अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिकाओं के नाम अलग अलग, जैसे कांग्रेस है, रूस में ड्यूमा है, नेसेट है कहीं पे, और सूरा है। इस तरह से व्यवस्थापिकाओं के नाम है। अर्थात वो शासन का वो अंग जो कानून निर्माण का कार्य करता है, जो विधान का कार्य करता है, जो विधान बनाता है, और कार्यपालिका मीन्स सरकार जो उसको लागू करती है। अतः ये तो है इसकी वैश्विक परिभाषा। अब हम लेते हैं इसको भारत में, कि भारत में संसदीय व्यवस्था से आप क्या जानते हैं। तो भारत में व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है।
भारत में व्यवस्थापिका का नाम है संघीय संसद, यूनियन पार्लियामेंट। और इस संसद के 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, यानी भारत सरकार। भारत में मैं संघ में संसदीय व्यवस्था आपको बता रहा हूं, अतः वहां कार्यपालिका संघ में कौन होगी? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये अलग बात है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। अतः वास्तविक जो नेतृत्व होगा संसदीय व्यवस्था में वो प्रधानमंत्री का होता है, और राष्ट्रपति और ब्रिटेन में महारानी या महाराजा जो क्राउन का पद है वो सिर्फ क्या है? सेरिमोनियल है, नाम मात्र का है, औपचारिक है। अब देखिए भारत में आप व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका संसद है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। अब यहां हमारे यहां सरकार का गठन किससे होता है? प्रधानमंत्री और उसकी सरकार किस किस से मिलकर के बन सकती है? राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के गठन होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि व्यवस्थापिका से कार्यपालिका का गठन हो रहा है। हमारी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा भारत की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का गठन होता है। और अब ये प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति क्या होगी? सामूहिक उत्तरदायी होगी। अतः सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? इस कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति। अतः देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था की परिभाषा। भारत में कार्यपालिका यानी भारत सरकार, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का गठन व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। और अब यह है कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यानी भारत सरकार सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन, निम्न सदन, लोअर सदन लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अतः वह शासन पद्धति जिसमें कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति पाया जाता है संसदीय व्यवस्था कहलाती है। अतः भारत में संघ में भी संसदीय व्यवस्था है और राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है। तो ये चित्रांकन शैली में आपको मैंने समझाया कि कार्यपालिका का गठन दोनों सदनों से होता है। हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री दोनों सदनों से बन सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। वर्तमान में भी लोकसभा से भी है और राज्यसभा से भी है। और अब ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। याद कीजिए जब हम पढ़ते हैं विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वहां सामूहिक उत्तरदायित्व आता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों देता है? क्योंकि कहां लाया जाता है विश्वास? लोकसभा में। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। अतः प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद कब तक काम करती है? जब तक कि उन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। एक चीज कही जाती है, स्कूली लैंग्वेज है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। उसका मतलब भी क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। अर्थात प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास लाओ, चाहे आप किसी एक मंत्री के विरुद्ध लेकर के आइए, दोनों स्थितियों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास माना जाएगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग होगी। ये सामूहिक उत्तरदायित्व कौन सी व्यवस्था में पाया जाता है? संसदीय व्यवस्था में पाया जाता है। अध्यक्षीय शासन पद्धति में
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा गठित होता है और व्यवस्थापिका भी जनता के द्वारा और निर्वाचित होती है। अतः दोनों में क्या है, सेपरेशन है। राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है कहां, अमेरिका में। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पहले उनको निर्वाचित होकर आना पड़ता है। वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी हैं भारत में, वहां जो मंत्री बनाएगा राष्ट्रपति वो बाहर से भी बना सकता है। अतः ये दोनों में व्यवस्थाओं में अंतर है। अब तीसरा हम देखें कि भारत के राज्यों में भी हमने किसको अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। राज्यों से आसे यहां पर भी हम विधायिका कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं। और राज्यों में विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधान मंडल है। और कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद यानी राज्य सरकार। अब यहां राज्यों में भी इस राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। इस विधानसभा और विधान परिषद से किसका गठन हो रहा है भाई, कार्यपालिका का गठन हो रहा है। और अब ये कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, इस कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति होगा। बंद दोनों से रहे हैं लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, विधानसभा। अतः भारत में राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। इससे आज से क्या है कि भारत में राज्यों में राज्य विधानमंडल जो वहां की व्यवस्थापिका है, उस राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, यदि कहीं पर द्विसदनात्मक है तो, और यदि एक सदनात्मक है तो विधानसभा से मिलकर के कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का गठन होता है। और अब ये मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति। इसका मतलब है कि राज्यों में भी कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था भले ही ली है लेकिन फिर भी हमने अंतर रखा है, क्योंकि हमने संसदीय गणतंत्र अपनाया है, हमने राजतंत्र नहीं अपनाया। ब्रिटेन में क्या है, वहां पर संसदीय राजतंत्र है, आज भी क्राउन का पद है, महाराजा महारानी का पद जिंदा है। एक अंतर तो ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो वहां महारानी महाराजा का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा संसदीय व्यवस्था में, लेकिन ब्रिटेन में केवल निम्न सदन से होना आवश्यक है, किसका, प्रधानमंत्री का। लेकिन भारत में हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों सदनों से आ सकते हैं। इसलिए कुछ अंतर ब्रिटेन की व्यवस्था से हमारे यहाँ पर है। तो संसदीय व्यवस्था मैं समझ सकता हूं आपके समझ में आ गई हो। यदि वैश्विक तौर पे कहो तो सीधा कह दीजिए वह शासन पद्धति जिसमें कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से होता है और अब ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, संसदीय व्यवस्था कहलाती है। भारत में संघ में संसदीय व्यवस्था से आशय है कि भारत में व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के और कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद अर्थात भारत सरकार का गठन होता है। और अब ये प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और यदि राज्य के बारे में पूछे तो कहिए कि राज्य में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के कार्यपालिका यानी राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का गठन होता है कार्यपालिका का। और अब ये कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये संसदीय व्यवस्था है और ये हमें संविधान की विशेषताएं, प्रत्येक परीक्षा में संविधान की विशेषता डाल रखी है, वहां से पूछ लेता है। कौन से पोर्शन में? जीके वाले में। और संसदीय व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में भी पूछ लेता है और ये हमें साक्षात्कार तक भी पूछा जाता है, इंटरव्यू तक भी पूछा जाता है। अब दूसरी व्यवस्था पे अपन बात करेंगे मित्रों, संघात्मक व्यवस्था। फेडरल सिस्टम। यदि हम पूरे विश्व को दो भागों में बांटें, एक एकात्मक शासन पद्धति वाले और दूसरे संघात्मक शासन पद्धति वाले, तो संघात्मक व्यवस्था पे जाने से पहले एक तो मैं ये बता दूं कि ये व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण की है। ये व्यवस्था हमने कनाडा से ग्रहण की है और ये 1867 का संघ है। हमने अमेरिकी संविधान से संघात्मक व्यवस्था नहीं ली, जिसके कारणों पे अभी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था को समझिए। देखिए, एकात्मक व्यवस्था और दूसरी है हमारी संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में संविधान जो है, ये संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ब्रिटेन अलिखित संविधान का उदाहरण है और फ्रांस ये लिखित संविधान का उदाहरण है। और भी भारत के पड़ोस में श्रीलंका, ये भी क्या है? एकात्मक शासन पद्धति वाला देश है। फ्रांस का लिखित संविधान है, श्रीलंका का लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का अलिखित संविधान है और एकात्मक व्यवस्था को अपना रखे हैं। तो संविधान यहां केंद्र को शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है? केंद्र। अर्थात एकात्मक शासन पद्धति में केंद्र ही क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और केंद्र से यदि कोई लोकल बॉडीज हैं, स्टेट हैं, वहां पर राज्य को शक्ति ट्रांसफर होती है। अतः ये यूनिटरी सिस्टम है। संविधान से केंद्र यदि है तो, और केंद्र से राज्य, ये एक के नीचे एक। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में संविधान होगा और संविधान अनिवार्यतः लिखित होगा। अनिवार्यता का मतलब है इसके साथ ही कंडीशन है, शर्त है। और वो शर्त क्या है कि संघात्मक शासन पद्धति जब ही अपनाई जा सकती है जब आपने अपने देश का संविधान लिपिबद्ध कर रखा है, लिख रखा है, एक एक शक्ति को परिभाषित कर रखा है। क्योंकि इस व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था में, शक्तियों का विभाजन पाया जाएगा। संविधान द्वारा क्या पाया जाएगा? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। किसके बीच में? संघ और राज्य के बीच में। देखिए, एकात्मक में संविधान से केंद्र को शक्ति गई और केंद्र से राज्य को, लेकिन संघात्मक में संविधान अनिवार्यतः लिखित होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी और इस संविधान द्वारा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। अतः संघात्मक व्यवस्था से क्या समझते हैं? वह शासन पद्धति
जिसमें एक लिखित संविधान द्वारा संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। उसको हम संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कहेंगे। अतः भारत संघात्मक शासन पद्धति वाला देश है, अमेरिका संघात्मक शासन पद्धति वाला देश है, रशिया, रूस संघात्मक शासन पद्धति वाला देश है, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कनाडा, ये सब क्या है? ये फेडरल सिस्टम वाले देश है जहां के संविधान लिखित है और शक्तियों का विभाजन है। देखिए भारत में, देखिए आप इसको, भारत में यदि हम देखें तो संघ में हम आर्टिकल पढ़ें 79, जिसमें क्या है? संसद। तो राज्य में हम आर्टिकल पढ़ेंगे 168, जिसमें क्या होगा? राज्य विधान मंडल। आर्टिकल 75(1) में संघ में प्रधानमंत्री है, तो राज्य में आर्टिकल 164(1) में सीएम है। यहां 80 में राज्यसभा है, तो यहां पर 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद, 81 में यहां लोकसभा। राष्ट्रपति यहां 52 में है, तो यहां पर 153 में कौन होगा? राज्यपाल। अतः संघ में जैसी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था कहां है? हमारे यहां राज्य में व्यवस्था है। अतः संघात्मक व्यवस्था का मतलब है संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाना। अब देखिए, हमने ये व्यवस्था, अगर हमें पूछे कि विश्व का प्राचीनतम संघ किस देश का है? विश्व का प्राचीनतम संघ अमेरिका का है, जो 1781 से 1789 तक बनता है। 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है और विश्व का पहला लिखित संविधान भी कहां का है? यूएस का है। लेकिन फिर भी हमने इस अमेरिकी संविधान को फॉलो नहीं किया। हमने किसको फॉलो किया है? कनाडा को फॉलो किया है। कुछ स्थिति में हम रूस के भी करीब हैं। क्या कारण है कि भारत ने अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया? कारण यह है कि अमेरिका शुरू में एक परिसंघ था। क्या था? परिसंघ। परिसंघ का मतलब कन्फेडरेशन, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कन्फेडरेशन, परिसंघ। क्योंकि अमेरिका 13 राज्यों की संधि या समझौते का परिणाम है। शुरुआत में संधि या समझौते का क्या है? परिणाम है। और जहां संधि आ गई है, जहां समझौता आ गया है, मान लीजिए वो संधि टूट सकती है, समझौता टूट सकता है और ये राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि विश्व का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका का है, अतः अब इस परिसंघ व्यवस्था पर वहां पर रोक लगा दी है। अब पहले तो क्या था? वहां अनासवान संघ और नासवान राज्य हुआ। अनासवान राज्य और नासवान संघ, यानी ये परिसंघ तो टूट सकता है लेकिन राज्य नहीं टूटेंगे, राज्य अलग हो जाएंगे। जैसे रूस के हो गए हैं और शीत युद्ध के बाद रूस 15 राज्यों में विभाजित हो गया। लेकिन अमेरिका समझदार है, आज 13 से बढ़ के राज्य कितने हो गए हैं? 50। और आज वहां अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी ने व्यवस्था दे दी है कि अब ना संघ टूटेंगे लेकिन न राज्य टूटेंगे। अनासवान राज्यों का अनासवान संघ है। और भारत में यदि हम व्यवस्था देखें, नासवान राज्यों का अनासवान संघ है। क्योंकि राज्य तो यहां टूट सकते हैं लेकिन संघ यहां पर नहीं टूट सकता। J&K राज्य को हमने समाप्त कर लिया और तेलंगाना राज्य को हमने बना लिया है। राज्य को तोड़ के नया राज्य बना लिया, पुराने राज्य को हमने यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया। इट मीन्स राज्य तो कैसे हैं? नासवान है,
तोड़े जा सकते हैं, लेकिन संघ जो है हमारे यहाँ क्या रहना है, अनासवान रहना है। परिसंघ वाले राज्यों में यदि आपस में झगड़ा हो जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध होगा, लेकिन संघीय जो व्यवस्था वाले राज्य, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आपस में राज्य लड़ रहे हैं तो एक गृह युद्ध होगा। अतः उस पर ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता, सीधे मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि हमने अमेरिका को क्यों छोड़ा, तो अमेरिका संधि समझौते का परिणाम है। और भारत में जो व्यवस्था है, भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई, वो भारत ने किसको फॉलो किया है, कनाडा। और भारत जो है कैसा संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये भारत की कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें नए सवाल आता हो। कैसा संघ है, राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः भारत राज्यों का संघ क्यों है, अगर हम देखेंगे आर्टिकल फर्स्ट और अनुसूची फर्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 और अनुसूची प्रथम दोनों क्या कहती हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब मित्रों, क्या आप जानते हैं कि राज्यों के संघ से क्या आशय है, इससे आशय है कि भारतीय संघ किसी संधि ऑब्लिक समझौते का परिणाम नहीं होकर राज्यों की आपसी सहमति का परिणाम है। कोई भी राज्य, भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग पृथक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, अमेरिकी संघ में जहां परिसंघ था वो राज्य अलग हो सकते हैं परिसंघात्मक शासन पद्धति में। भारत में राज्यों का संघ है, इट मीन्स एक तो संधि समझौते का परिणाम नहीं है। 562 देशी रियासतों में से 3 को छोड़कर बाकियों ने सबने सहमति दे दी थी, और 3 का हमने अलग अलग दृष्टिकोण से इलाज कर लिया था। कश्मीर विलय पत्र, जूनागढ़ जनमत संग्रह और हैदराबाद सैनिक अर्थात पुलिस कार्रवाई द्वारा हमने मिला ली थी। अब ये राज्यों की आपसी सहमति का परिणाम है भारतीय संघ। कोई भी राज्य संघ यानी भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत का स्वरूप अखंड रहेगा। आप भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के विरुद्ध बोल भी नहीं सकते, अलग होना तो दूर की बात है। क्योंकि भारतीय संघ कैसा संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। अर्थात हमारे यहां राज्य तोड़े जा सकते हैं, नए बनाए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन संघ अखंड रहेगा, संघ टूट नहीं सकता। तो हमारे यहां व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था को और क्या कह सकते हो आप, संघात्मक व्यवस्था को नासवान अर्थात नश्वर राज्यों का अनासवान संघ, अनश्वर। ये तो व्यवस्था कहां है, ये तो है
भारत में, कि भारत में राज्य तो टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं टूटेगा। लेकिन यदि हम अमेरिका में व्यवस्था देखें तो यहां क्या है, यहां अब दोनों ही अनास्वान अनास्वान राज्यों का अनास्वान संघ है। अब ये वर्तमान में, लेकिन जब ये प्राचीन था तब क्या था, तब अनास्वान राज्यों का, तब ये अनास्वान राज्यों का नास्वान संघ था। जैसे रूस बिखर गया, लेकिन अमेरिका समझदार है, उसने अब इस व्यवस्था को बंद करके क्या कर दिया है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, न राज्य टूटेंगे न संघ टूटेगा। लेकिन भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं टूटेगा, अखंड स्वरूप रहेगा। अतः संघात्मक व्यवस्था में मोटी मोटी चीजें, तीन चीजें याद रखने की है। संविधान लिखित हो, शक्तियों का बंटवारा हो, किसके बीच में, संघ और राज्य के बीच में। भारतीय संघ कैसा है, भारतीय संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल फर्स्ट में है और शेड्यूल्ड फर्स्ट में है, अनुसूची प्रथम में है। और अब भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है, नासवान राज्यों का अनासवान संघ है। अमेरिका कैसा है, अनासवान राज्यों का अनासवान संघ है। हमने संघात्मक कहां से लिया, कनाडा से लिया। अमेरिका से क्यों नहीं लिया, क्योंकि अमेरिकी जो संघात्मक व्यवस्था थी वो परिसंघ थी। शुरू में राज्य अनासवान हो रहे थे, राज्य प्रभावशाली हो रहे थे, वो अलग हो सकते थे। अतः हम यहाँ भारत का अखंड स्वरूप, विविधता में एकता स्थापित करने के लिए हमने कनाडा के संघ को फॉलो किया। अब मित्रों लास्ट में रह गई आपकी एक छोटी सी विशेषता, और नंबर 3, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अतः ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम कहां से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं। जबकि संसदीय व्यवस्था हम कहां से ले रहे हैं, ब्रिटेन से। तो बताइए गणतंत्र से आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र से कैसे भिन्न है? दोनों नाम आपको एक जैसे प्रतीत होंगे कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, लोकतंत्र और गणतंत्र। तंत्र तंत्र एक है ही, लोक का अर्थ भी जनता है, गण का अर्थ भी जनता है। और बच्चा एक परिभाषा जानता है अब्राहम लिंकन की, आपको अभी भी हंसी आ रही होगी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। सर, एक व्यक्ति द्वारा कोट किया गया डेमोक्रेसी को, और पूरे भारत का बच्चा सिर्फ उसको ये जानता है साहब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो ध्यान रखिए लोकतंत्र का मतलब क्या है। हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात जनता भाग नहीं लेती है। जनता अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करके उस प्रतिनिधि द्वारा शासित होती है। ये डेमोक्रेसी है, जहां जो भी निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट में लिया जाए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लिया जाए, जनमत को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था तो है डेमोक्रेसी। गणतंत्र हमारे यहाँ राष्ट्रपति के साथ जुड़ा हुआ है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है, जहां का राष्ट्राध्यक्ष, जहां का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन, यानी भारत में राष्ट्रपति जेनेटिक, आनुवंशिक, वंशानुगत नहीं होकर, वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो, दैट इज कॉल्ड गणतंत्र। गणतंत्र व्यवस्था कहलाएगी। क्या निकल करके आया,
राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए जैसे ब्रिटेन में है, और जनता के द्वारा निर्वाचित हो, अर्थात जेनेटिक ना होकर के इलेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। उसको हम क्या कहेंगे? गणतंत्र। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था के साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अतः भारत में कैसा गणतंत्र है? संसदीय गणतंत्र है। कैसे है? क्योंकि यहाँ हमने प्रभावशाली और वास्तविक शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हमने किसको दी है? प्रधानमंत्री को। पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। और राष्ट्रपति को हमने क्या रखा है? नाम मात्र का रखा है। हेड ऑफ द नेशन हमारे यहाँ सिर्फ फॉर्मल होंगे, औपचारिक होंगे, नाम मात्र के होंगे, प्रतीकात्मक होंगे, ध्वज मात्र होंगे, सेरिमोनियल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक होगी। अतः वास्तविक कार्यपालिका की रिकमेंड पर, की एडवाइस पर नाम मात्र की कार्यपालिका को काम करना पड़ता है। इसलिए हमने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा है, और प्रधानमंत्री लोकसभा से बनेगा कि राज्यसभा से बनेगा, चुनाव लोकसभा के होंगे। लोकसभा चुनावों के लिए जनता के सामने जाना होगा, और जनता जिसको मैंडेट देगी, जिसको जनादेश देगी, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। अतः प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। तो हमने यहाँ संसदीय गणतंत्र रखा है। भारत में ना हमने संसद को सर्वोच्च रखा है, ना हमने जुडिशरी को सर्वोच्च रखा है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। अतः डीलो में की वो कोर्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भारत में संप्रभु संसद को नहीं बनाया है, ना हमने न्यायपालिका को बनाया है। दोनों के बीच हमने समन्वय किया है, अर्थात संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता है। अतः संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, एक ब्रिटिश मॉडल है वो है संसदीय सर्वोच्चता, एक अमेरिकी मॉडल है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। और भारतीय मॉडल क्या है? ना हमने संसद को सर्वोच्च रखा है, ना हमने न्यायपालिका को, दोनों में समन्वय रखते हमने जनता को संप्रभु बनाया है, और हमने संविधान को कानूनी संप्रभु बनाया है। अतः भारत की शासन व्यवस्था जनता और संविधान से चलती है, किसी व्यक्ति से नहीं चलती है। व्यक्तिवाद या फिर आप कहे कि कोई भी अधिनायकवाद कहां जन्म लेता है? जहां वो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करता है, और फिर पैदा होता है हिटलर और मुसोलिनी, और जनता खुद ही अपना तानाशाह खुद ही तैयार करती है। इसलिए जनता को और जागरूक लोगों को हमेशा सरकार किसी की भी हो, एक सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए, अच्छी चीजों का स्वागत कीजिए, और यदि गलत कदम है उसकी मुक्त कंठ आलोचना कीजिए। अतः स्वतंत्र प्रेस, मीडिया, जागरूक जनता इस डेमोक्रेसी को बचाने के काम आते हैं। और यदि जनता जागरूक नहीं है, प्रेस बिक सकता है, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां आपके अधिनायकवाद के तत्व नजर आने लग जाएंगे। इसलिए जिंदा रहना चाहिए लोकतंत्र, और जिंदा रहना चाहिए संविधान, क्योंकि यही संविधान आपको शक्ति देता है। 1950 से पहले हमारा कुछ नहीं था। ये सुभाष आपके सामने जो ऑनलाइन दिख रहा है, इस समय किसी राजा के यहाँ बावड़ी बनवा रहा होता। यदि ये संविधान नहीं होता, तो यदि ये लोकतंत्र नहीं होता, तो आज हम किसी राजा की तरफ से लड़ाई लड़ रहे होते, और अब तक गला कट चुका होता। कोई युद्ध में हम भी अपना बलिदान दे रहे होते और चले जाते। अतः आज भारत जो है वो स्वतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और सबसे शांति प्रिय देश है। अतः मित्रों, ये सामान्य सी 3 विशेषताएं हैं। यदि संसदीय व्यवस्था की बात करूं तो लाखों किताबें संसदीय व्यवस्था पे छपी हुई हैं, लाखों किताबें लोकतंत्र पे हैं, लाखों किताबें गणतंत्र पे हैं। उन सबको एक समराइज करके कि आपको सवाल कैसे पूछेगा, मैंने उनको सारगर्भित रूप से समाहित करने का प्रयास किया है। तो धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए और जोश और जुनून बनाए रखें, और ग्रेड 2 वाले विशेष ध्यान रखिए कि सभी वीडियोस को आप देखिए। आपके लिए बहुत ही उम्दा जानकारी इन वीडियोज में है। धन्यवाद मित्रों।